India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की जमानत अर्जी रद्द की है। कविता की याचिका में कहा गया था कि सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ करने की आशंका नहीं है। जांच छवि खराब करने और चुनाव में प्रचार करने से रोकने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। कविता की जमानत याचिका का सीबीआई और ईडी ने विरोध किया। बीआरएस नेता के कविता पूर्व सीएम केसीआर की बेटी हैं। ईडी ने उनके हैदराबाद स्थित आवास पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद के कविता को दिल्ली लाया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस केस में सीबीआई और प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा जांच की जा रही थी। के कविता को ईडी ने 15 मार्च 2024 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी। बीआरएस नेता ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले में किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ और मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की आशंका पैदा नहीं होती है। कविता की याचिका में कहा गया था कि सीबीआई ने पूरी तरह से गवाहों या उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों, कर्मचारियों के बयानों पर भरोसा किया है, जो उनकी छवि खराब करने और विशेष रूप से उन्हें मौजूदा आम चुनाव में प्रचार करने से रोकने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। हालांकि जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि के कविता घोटाले से जुड़ी साजिश में पूरी तरह से शामिल थीं। वहीं सीबीआई ने के कविता की जमानत अर्जी का विरोध किया था और कहा था कि कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। जमानत पर रिहा होने की सूरत में वे इस मामले से जुड़े गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं। मामले की जांच निश्चित रूप से प्रभावित होने के आसार हैं, लिहाजा इनको अभी न्यायिक हिरासत में ही रहने दिया जाए। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने इसे एक ऐसा मामला बताया जिसमें शक्तिशाली लोग दूसरों को अपने बयान वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये दलील कविता के सह अभियुक्त अरुण पिल्लई के संदर्भ में दिया गया था। आरोप लगाया गया है कि कविता ने उस पर अपना बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला था जब उसका सामना अरुण से होना था। बीआरएस नेता के कविता दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही हैं। दोनों मामलों में जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा गया है। इससे पहले 2 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला टाल दिया था। कोर्ट ने 6 मई को ही सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अपने आदेश सुनाने का फैसला किया था। के कविता का कहना था कि उनका समाज से गहरा जुड़ाव है, उनके भागने का खतरा नहीं है, उन्होंने जांच में सहयोग किया है और शामिल हुई हैं। के कविता ने याचिका में कहा था कि मौजूदा आम चुनाव में प्रचार करने से रोकने के अलावा उन्हें गिरफ्तार करने का कोई तत्काल कारण नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
और उधर रेत खनन धन शोधन मामले में गैर उपस्थिति को लेकर तमिलनाडु के कुछ जिला कलेक्टरों के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि उसे कलेक्टरों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ के समक्ष यह मामला आया था, जिसने पिछली तारीख पर समन का जवाब देने और अदालत के निर्देशों के बावजूद ईडी के सामने पेश होने से इनकार करने के लिए कलेक्टरों की निंदा की थी। तमिलनाडु की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया था कि जिला कलेक्टर पिछली सुनवाई के बाद ईडी के समक्ष पेश हुए थे। सिब्बल से इस हद तक सहमत होते हुए ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि हालांकि कलेक्टर उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने मांगे गए दस्तावेज विवरण प्रस्तुत नहीं किए। इस दलील का सिब्बल ने यह कहते हुए विरोध किया कि ईडी ने समन में जो कुछ भी मांगा था वह सब मुहैया करा दिया गया। हुसैन के अनुरोध पर खंडपीठ ने मामले को फिर से सूचीबद्ध किया। ईडी को हलफनामा दायर करने के लिए कहा, जिसमें बताया गया कि समन में कौन से दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन कलेक्टरों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने यह भी बताया कि ईडी के अधिकारियों ने संबंधित कलेक्टरों को सुबह 11 बजे बुलाया और उन्हें रात 8:30 बजे तक बैठाया। जस्टिस मित्तल ने इसके बाद ईडी से कलेक्टरों को अनावश्यक रूप से परेशान न करने के लिए कहा। यह मामला अब छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध है। मामले की पृष्ठभूमि 2023 में ईडी ने वेल्लोर, त्रिची, करूर, तंजावुर और अरियालूर जिलों के कलेक्टरों को समन जारी किया। इसे चुनौती देते हुए तमिलनाडु राज्य ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की। 28 नवंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने समन पर रोक लगा दी, लेकिन जांच जारी रखने की अनुमति दी। स्थगन आदेश के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश के संचालन और निष्पादन निलंबित कर दिया। इसमें जिला कलेक्टरों को ईडी द्वारा जारी समन का सांकेतिक तिथि पर उपस्थित होने और जवाब देने का निर्देश दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दी है। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ जिला मऊ प्रशासन को धमकी दी और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया। अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। मामले के तथ्य यह हैं कि मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अब्बास अंसारी, उमर अब्बास अंसारी, आयोजक मंसूर अहमद अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उनके खिलाफ आरोप है कि अपीलकर्ता सहित आरोपियों ने जिला मऊ प्रशासन को धमकी दी और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसके विपरीत अंसारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अब्बास अंसारी द्वारा चुनाव के दौरान दिए गए भाषण के कारण याचिकाकर्ता उमर अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आगे बताया कि अब्बास अंसारी और अन्य सह आरोपी को नियमित जमानत दी गई। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने अंसारी की अग्रिम जमानत देने की इच्छा जताई, जबकि यह देखते हुए कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मुकदमे में फैसले के अधीन है। अंसारी को जांच में सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में अंसारी को 20,000 रुपए का जमानत बॉन्ड भरने के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश जिसके तहत उसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया था, वह प्रायोगिक आधार पर है और सुधारों को लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 2 मई को पारित अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि यह आरक्षण आगामी चुनावों में भी लागू होगा, जो 16 मई 2024 को होने हैं। यह भी आदेश दिया गया था कि चुनाव समिति जिसका निर्णय सभी पहलुओं में अंतिम होगा में सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता, राणा मुखर्जी और मीनाक्षी अरोड़ा शामिल होंगे। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया कि आगामी चुनाव में SCBA के कोषाध्यक्ष का पद महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित रहेगा। इसके बाद वकीलों के संगठन ने अगले ही दिन एक प्रस्ताव पारित कर 7 मई को आपातकालीन आम बैठक बुलाने का आह्वान किया। प्रस्ताव में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए यह आदेश पारित करने का कोई अवसर नहीं है। प्रस्ताव में दिए गए अनुसार बैठक का उद्देश्य बार एसोसिएशन नियमों में स्वतः संज्ञान से संशोधन के राष्ट्रव्यापी परिणामों पर चर्चा करना और आगे की कार्रवाई तय करना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अनिवार्य रूप से यह भी दर्ज किया कि यह उक्त आकस्मिक बैठक अब रद्द हो गई है। इस प्रकार कल होने वाली आपातकालीन आम बैठक अब नहीं होगी। यह आदेश वकीलों के संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मौखिक उल्लेख किए जाने के बाद पारित किया गया। आरंभ में सीनियर एडवोकेट प्रवीण एच पारेख ने उल्लेख किया कि यह आदेश वैध है या नहीं, यह घोषित करने के लिए आम सभा बुलाई जा रही है। इसके जवाब में जस्टिस कांत ने कहा कि सहमति आदेश पारित किया गया था। आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा कि SCBA सचिव चुनाव की तिथि पर वार्षिक आम बैठक आयोजित करेंगे। सभी का झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाला मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की चुनौती को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पूर्व सीएम ने 13 मई से चुनाव चरण शुरू होने को ध्यान में रखते हुए मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत होने के 4 दिन बाद झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका खारिज कर दी। विशेष रूप से तब कहा कि यह कोर्ट खुला होगा और फैसला सुनाएगा जो फरवरी में सुरक्षित रखा गया था। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए उनकी याचिका भी खारिज कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने चाचा राजा राम सोरेन के अंतिम संस्कार में भाग लेने की अनुमति दी। सोरेन की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ से विशेष अनुमति याचिका पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया, जो हाईकोर्ट की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए दायर की गई। खासकर 13 और 1 जून तक चलने वाले चुनाव चरण के मद्देनजर जो मई से झारखंड राज्य में शुरू होगा। सिब्बल ने कहा, हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। हमने 4 फरवरी को हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। चुनाव का चरण 13 तारीख से शुरू हो रहा है। हमने याचिका के तहत इस अदालत का रुख किया। यह अदालत नोटिस जारी करती है और वह फैसला सुनाती है 3 तारीख को। हमने रातों रात SLP दायर की। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से अधिकारों को कुचला जा रहा है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच को सूचित किया गया कि पिछली लंबित याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच द्वारा सुनवाई की जानी है। गौरतलब है कि सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर फैसला सुनाने में हाईकोर्ट की देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका में आदेश 28 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट द्वारा सुरक्षित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट को फैसला सुनाने की स्वतंत्रता दी।
उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल के आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा और वो मुंबई से बाहर भी नहीं जा पाएंगे। गोयल को सितंबर में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। गोयल ने चिकित्सा और मानवीय कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों को कैंसर है। 3 मई को हुई सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी ने जमानत का विरोध किया था, साथ ही कहा था कि प्राइवेट अस्पताल में उनका रहना 1 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी के आरोपी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल 6 जनवरी को मुंबई के स्पेशल कोर्ट में रोने लगे थे। तब उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी की आस खो चुका हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, बेहतर होगा कि जेल में मर जाऊं। ये कहने के साथ ही नरेश गोयल ने हाथ जोड़ लिए थे। गोयल ने ये भी कहा कि मुझे अपनी पत्नी अनीता की कमी बहुत खलती है, वो कैंसर की लास्ट स्टेज में है। इसके बाद जज ने कहा कि आपको बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। गोयल पर केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में पिछले साल 1 सितंबर को नरेश गोयल को गिरफ्तार किया था। नरेश की पत्नी अनीता गोयल को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनकी उम्र और हेल्थ को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी गई थी। 3 मई को हुई सुनवाई में गोयल ने उनके और उनकी पत्नी अनीता गोयल के कैंसर पेशेंट होने का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी। इससे पहले फरवरी में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इलाज की छूट दी थी। बाद में गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उधर उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को दी गई मृत्यु दंड की सजा को कम कर दिया है जिसे 2018 में 6 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। आजीवन कारावास सजा सुनाते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की खंडपीठ ने कहा, राज्य वकील द्वारा हमारे समक्ष कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पता चले कि सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। हर संत का अतीत होता है और हर पापी का भविष्य। यह सबसे जघन्य अपराध में भी सुधार की संभावना को दर्शाता है। मनुष्य का प्रयास पाप से घृणा करना होना चाहिए, पापी से नहीं। आजीवन कारावास में भी आजीवन कारावास है और मृत्युदंड में केवल मृत्यु है। 21 अप्रैल 2018 को शाम के समय नाबालिग पीड़ित लड़की अपने घर से लापता पाई गई। पीड़ित पास के स्कूल के बरामदे में पड़ी हुई मिली थी। फिर अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। गहन जांच के बाद यह बात सामने आई कि पीड़िता को घायल अवस्था में पाए जाने से पहले वह अपीलकर्ता के साथ गवाह की दुकान पर आई थी। गवाह ने बयान दिया कि अपीलकर्ता ने पीड़िता के लिए कुछ चॉकलेट खरीदी और उसे स्कूल की ओर ले गया। जांच पूरी होने पर अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। ट्रायल कोर्ट ने 8 परिस्थितियों को तैयार किया जो संभावित रूप से अपीलकर्ता को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराती हैं। अपीलकर्ता की शर्ट से खून के धब्बे भी पाए गए जो पीड़िता के शर्ट से मेल खाते थे। इस प्रकार अपीलकर्ता को मृत्युदंड दिया गया। मामला अपील में हाई कोर्ट गया, जहां सुनवाई के बाद टिप्पणी की गई। बहस के दौरान हमने राज्य वकील से विशेष रूप से पूछा कि क्या अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्या जेल हिरासत में रहने के दौरान अपीलकर्ता के आचरण के खिलाफ कोई प्रतिकूल बात है, जिसका उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता विवाहित व्यक्ति है और उसके बच्चे हैं। परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया, लेकिन उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। हालांकि शर्त लगाई गई कि कम से कम 20 साल की सजा काटनी होगी, जिसके पहले वह छूट के लिए विचार करने योग्य नहीं होगा।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि फिक्स्ड डिपॉजिट प्राप्तकर्ताओं को बैंक अधिकारियों के आपराधिक आचरण की कीमत पर पीड़ित नहीं होना चाहिए और ऐसी स्थिति में बैंक को अपने कर्मचारियों के आचरण के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। न्यायमूर्ति पीएस की पीठ ने इस दौरान नरसिम्हा और अरविंद कुमार राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा, आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से इस पूरे फैसले का मतलब समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि बैंक्स को अपने एम्प्लॉयज के एक्ट्स के लिए विकेरियसली लाइबल ठहराया जाएगा। विकेरियस लाइबिलिटी का अर्थ है लीगल कंसेप्ट जो कि पर्सन और कंपनी को दूसरों या उनके एम्प्लॉयज के द्वारा वर्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराती है। लीलावती देवी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की सर्विस को कमी बताई गई और उसे लगभग 30 साल बाद एक पर्सन को 25,000 का कंपनसेशन देने का निर्देश दिया। बैंक ने गलत तरीके से उसको उसकी फिक्स डिपॉजिट निकालने से रोका था। अ बेंच ऑफ जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस अरविंद कुमार ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के उस ऑर्डर को रिस्टोर करा जिसे 1997 में एक पर्सन को कंपनसेशन दिया और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसके बाद उसको पैसे वापस लेने की परमिशन दे दी गई। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.